स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। 2024 के चुनाव को लेकर आज दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के महामंथन की शुरुआत हो गई है। आज से दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय अधिवेशन से पहले भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग हो रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ये मीटिंग राष्ट्रीय अधिवेशन के एजेंडे पर मुहर लगाने के लिए हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिवेशन के दौरान 2 प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। एक प्रस्ताव राजनीतिक होगा और दूसरा आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव होगा, जो कि राम मंदिर से जुड़ा हो सकता है। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज और कल चलेगा। इस महामंथन में लोकसभा चुनाव का रोड मैप रेडी होगा। इसके अलावा 370 सीट के टारगेट को हासिल करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। 2 दिन चलने वाले इस अधिवेशन में देश भर से 11,500 नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। पार्टी के सांसद, पार्टी के पूर्व सांसद, विधायक, सभी प्रदेश अध्यक्ष और देश के सभी जिला अध्यक्ष, सभी पंचायत के अध्यक्ष, मेयर और डिप्टी मेयर भी अधिवेशन में भाग ले रहे हैं। इसे 370 से जोड़कर देखा जा रहा है। इसे मिशन 370 को कैसे बीजेपी हासिल करेगी, आज इसी को लेकर इस अधिवेशन की बात कही जा रही है कि जीत का मंत्र आज तमाम नेताओं की तरफ से कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है हर्षवर्धन जी, तकरीबन 40 दिनों का वक्त, और उससे ठीक पहले ये राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाना, राष्ट्रीय महाधिवेशन बुलाना भारतीय जनता पार्टी का, क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से इसमें न तो कुछ नया है और न कोई ऐसा कुछ है जो अप्रत्याशित हुआ हो, अचानक कुछ किया गया हो। संगठन वाली पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी में। लगातार संगठन को, एक जिसको कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशनल नर्चरिंग जो होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब आप इस तरह का बड़ा अधिवेशन बुलाते हैं, उसमें देश भर से आपके लोग शामिल होते हैं, आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है, और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लोकसभा में कहा कि 370 पार और 400 पार, वो हर वर्कर के दिमाग में, जिसको कहते हैं ना कि आप पहले खुद को तैयार कर लेते हैं, तो शायद उस तैयारी को करने के लिए इससे बेहतर वक्त क्या होगा। दूसरा, 2 लोगों का, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा इसमें भाषण देंगे, वो ये भी बताएंगे कि हमने क्या क्या अचीव कर लिया है। इस गवर्नमेंट की जो उपलब्धियां हैं, इस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जिसको लेकर बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे नेता बन गए जो अपना एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर ले गए। वोट बैंक अलग अलग लोग जाति से, क्षेत्र से, अलग अलग वजहों से खोजते थे, ये एक लाभार्थी वोट बैंक तैयार हो गया है। उसका एक अपना फीडबैक सिस्टम है। बार बार प्रधानमंत्री उनसे संवाद करते हैं, सीधी बातचीत करते हैं। वो अब अपने वर्कर के जरिए चुनाव के ठीक पहले पूरे देश में स्थापित करने की कोशिश है। और देखिए, इसका आगाज भी हो चुका है। हालांकि भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब औपचारिक तौर पर इस अधिवेशन की शुरुआत होगी। एक बार देवेंद्र का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। देवेंद्र, आज क्या होने वाला है और क्यों अहम माना जा रहा है चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन? और प्राची, सबसे पहले आज क्या होने वाला है अगर ये बता दें तो तकरीबन 3:30 बजे आज इस बैठक की शुरुआत होगी और 4:30 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा। उसके बाद 6:15 बजे के लगभग पहला प्रस्ताव आज लेकर आया जाएगा और 8 बजे तक की आज की बैठक की जो समय सारणी है वो 8 बजे तक रखा गया है। कल दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। उससे पहले कल भी एक प्रस्ताव आएगा। और बीजेपी के संगठन की बैठक के हिसाब से अगर प्राची देखें तो हर साल पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अमूमन हर 3 महीने पे करती है। एक बैठक होती है जो कि राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, यानी कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक। जिस साल चुनाव होता है, समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय परिषद की वो बैठक कितनी ज़्यादा महत्ता रख सकती है। और क्योंकि 2024 में अब चुनाव होना है, 10 से 11 मार्च के आसपास चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में इस राष्ट्रीय अधिवेशन की बैठक में जो सबसे बड़ा टास्क रहेगा वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रूपरेखा खींची है, उस रूपरेखा जो खींची गई है उसको पार्टी के सभी नेता, जिला अध्यक्ष तक इसमें शामिल हैं, वो एक बार फिर से उसको दोहरा लें। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये बात पता नहीं है, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लें और उनको एक टास्क के तौर पे ये दे दिया जाएगा कि आपको किस मंत्र के सहारे, किस एजेंडे के सहारे, किस नैरेटिव के सहारे आगे जाना है जनता के बीच, ताकि पार्टी का जो चुनावी परचम है वो खूब बखूबी लहरा सके। और पार्टी की तैयारियों की बात की जाए प्राची, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पार्टी ने जो तैयारी शुरू की थी वो सबसे पहले इसी बात को लेकर तैयारी शुरू की थी कि हम कहाँ कमजोर हैं और उन कमजोर जगहों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिन जिन लोकसभा सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी, वहां पर पार्टी के एक एक सीनियर लीडर को भेजा गया। उस सीनियर लीडर को जब भेजा गया था तो उसमें लगभग 70 से 80 नाम उनको दिए गए थे उस जिले से संबंधित,
और उन लोगों से जाकर पार्टी का फीडबैक लेना था, कैंडिडेचर के बारे में फीडबैक लेना था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि आप कोई ओपिनियन दे दें, अपने ओपिनियन के बारे में जो सब्सटेंस आप जानते हैं, आप समझते हैं, उसके साथ उसको बताना था कि आप क्यों ऐसा समझ रहे हैं, क्यों इस नाम के को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस होमवर्क के साथ कोई पार्टी अपनी कमजोर सीटों पे तैयारी कर रही हो तो फिर वो चुनाव के लिए कितना बेहतर तैयार हो सकती है। राष्ट्रीय अधिवेशन उसके लिए आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अवसर इस रूप में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों का संबोधन होगा और इसके अलावा कुछ बड़े नेता होंगे जो कि प्रस्ताव के दरमियान बोलेंगे। तो उसी मंत्र के सहारे बीजेपी के नेता फिर ग्राउंड पे जाएंगे, वर्कर को समझाएंगे और बूथ पे चमत्कार दिखाएंगे। बिल्कुल, हर छोटी सी बड़ी बात का ध्यान रखा जा रहा है। 2024 में जो एक बड़ा मिशन बीजेपी लेकर चल रही है, उस मिशन को कैसे पूरा करना है, इस पर बीजेपी का पूरा फोकस है। और समीर जी, इस बात का अंदाजा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से भी निकाला जा सकता है। जब वो आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, तो 370 का आंकड़ा रटवा भी रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कैसे होगा, कैसे एक बूथ को मजबूत करके आप 370 वोट ऐड करके 370 सीटें बीजेपी को दिलवा सकते हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी यही मंत्र देने वाले कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को अकेले को 370 का टारगेट सेट करना है। जैसे 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, तो 67 सीटें कहां से ज्यादा आएंगी और किस तरीके से हमें वो टारगेट अचीव करना है, मुझे लग रहा है संगठन इसी पे मंथन करने वाला है। और ये पहली बार नहीं, आप देखिए 2014 के चुनाव के पहले भी दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भी दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी और अब 2024 के पहले भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 10,000 से ज्यादा अपने पदाधिकारियों को बुलाया है, इसका मतलब साफ कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों को लेकर बहुत गंभीर है। और आज वह 2 दिन की बैठक के बाद जब वो यहाँ से जाएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का वह मंत्र लेकर जाएंगे, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा की वह स्पीच लेकर जाएंगे और अमित शाह की वह रणनीति के गुर सीख के जाएंगे कि कैसे 370 का टारगेट हमें अचीव करना है, कहां हम कमजोर है, कहां ज्यादा मेहनत करना है और जहां मजबूत है वहां मजबूत बने रहना है और कैसे विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना है जमीनी स्तर पर, कैसे प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेके जाना। और प्रधानमंत्री मोदी ने की जो गारंटी दी है और प्रधानमंत्री मोदी की जो विकसित भारत की गारंटी है, गारंटी पूरी करने की जो गारंटी की बात है, वो जमीनी स्तर पर कैसे लेके जाना है, कैसे लाभार्थियों से संपर्क करना है जो प्रधानमंत्री मोदी के काम से 10 साल के अंदर लाभार्थी बने। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया था, युवा, किसान, महिला और गरीब, उन चारों लोगों को पूरे देश के अंदर कैसे पहुंचना है, यह पूरी स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, ये मुझे लगता है इस बैठक के अंदर उन्हें बताया जाएगा। और यहां से जाएंगे तो चुनाव प्रचार अभियान में जुड़ जाएंगे। मुझे लग रहा है इस 2 दिन के अधिवेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर चुनाव मोड़ पर आ जाएंगे और 370 का टारगेट सेट करने के लिए परसों से वो काम जमीनी स्तर पर शुरू कर देंगे। 370 का टारगेट है। ये 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीतनी है और इसमें कई ऐसी मुश्किलें हैं जो बीजेपी के सामने आएंगी। साउथ के राज्य हैं जहां से बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें बीजेपी को अपना 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करना होगा और इसीलिए मुद्दों का जो चयन है वो भी खास महत्वपूर्ण होगा। ये जो 370 की बात जब बार बार राहुल जी हम करते हैं और खुद प्रधानमंत्री रटाने का काम करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वोटर्स को, देश की जनता को, ये 370 होगा कैसे? क्या मुद्दों के लिहाज से 370 ला पाना संभव है? देखिए, जैसा आपने खुद भी बोला कि बीजेपी को जो अपना पुराना प्रदर्शन है कई सारे राज्यों में जहां पे बीजेपी को काफ़ी सारी सीटें मिली हुई थी, लगभग पूरी ही सीटें मिली हुई थी, उनको वो प्रदर्शन दोहराना है। और कई ऐसे राज्य जो हैं, बिहार जैसे राज्य, महाराष्ट्र जैसे राज्य या फिर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जो यहाँ जहाँ पे उनकी सीटें कुछ कम थी, वहाँ पे जहाँ उनको संभावनाएं दिखाई देती हैं वहाँ पे सीटें उनको बढ़ाना होगा, तभी ये 370 का जो पूरा आंकड़ा है इसके आसपास कुछ हो पाएगा। दूसरा, ये जो अधिवेशन हो रहा है इसमें जो बातें होती हैं उसमें प्रस्ताव जैसे पारित होते हैं, आपने कहा 2 प्रस्ताव पारित होंगे, उससे भी ये पार्टी को पता चलता है कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे जाना है। ये भी मंत्र दिया जाता है कि कौन कौन से मुद्दों को इन चुनावों में उठाया जाएगा, पार्टी का मेन जो स्लोगन है वो क्या होगा। कई बार मैंने ऐसे अधिवेशन देखे हैं बीजेपी के जहां पर बाकायदा जो चुनाव से रिलेटेड उनके एंथम होते हैं या बाकी सब चीज़ें होती हैं उनको भी जो है सब लोगों के सामने रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी मंत्र दिया जाता है। जैसे अगर कोई जो है इकोनॉमी पे कोई अगर प्रस्ताव पारित होता है और या फिर बाकी अगर कल्चर पे कोई प्रस्ताव पारित होता है, तो ये सारे प्रस्ताव जो हैं, जो घोषणा पत्र होता है, चुनावी घोषणा पत्र, उसके भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होता है कि उस घोषणा पत्र में किस किस तरह की चीज़ें जो हैं चुनावी घोषणा पत्र में आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठी बताई जाती हैं कि क्या मुद्दे उठाने हैं चुनावों में, किन मुद्दों को लेकर इन चुनावों में जाना है।
और देखिए, फोकस भारतीय जनता पार्टी है। जो वीक राज्य हैं, जो वीक सीटें हैं, उन पर बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। अभी के लिहाज से अगर बात करूं मैं देवेंद्र, तो बीजेपी का अपना आंकलन क्या है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसे बीजेपी सबसे ज्यादा सेफ मानकर चल रही है, और कौन सा ऐसा राज्य है जो बीजेपी के लिए टफ फाइट देने वाला है या चुनौती देने वाला है? अपराजी, इसमें सबसे दिलचस्प जिसकी शुरुआत में आपको ये बताते हुए करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टारगेट दिया था 370 का लोकसभा में, जिसका ऐलान कर दिया था, पार्टी के बड़े नेताओं को भी तब इस बात की जानकारी नहीं थी, और वो इस वजह से था। और ऐसा नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ वो बात कह दी थी। पीएम का जो काम करने का तरीका रहता है, पीएम मोदी का, संगठन के मसले पे भी वो अपना पैरेलल फीडबैक रखते हैं, पैरेलल फीडबैक का सिस्टम रखते हैं, और उसके द्वारा हर एक राज्य में छोटे छोटे लेवल पर भी क्या हो रहा होता है, उस सिस्टम के मार्फत भी वो जानकारी ले रहे होते हैं। संगठन के मार्फत तो उन्हें मिलती ही मिलती है, संगठन के अलावा एक दूसरे सिस्टम से भी वो फीडबैक लेते रहते हैं। और किसी भी राजनीतिक मूव को भांपने की जो ताकत है, वो आप कह सकती हैं कि मौजूदा दौर में किसी भी एक नेता में, सभी दलों को आप मिला लें तो सबसे ज़्यादा पीएम मोदी में दिखेगी। और इसका एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 2014 का जब चुनाव हो रहा था, तो तीसरे फेज में जाने के बाद उन्होंने पूछा कि दिल्ली के राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं, और तब जब उनसे ये कहा गया था कि 200 के आसपास शायद बीजेपी जा सकती है, तब उन्होंने ये कहा था कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत के लिए सीटें हासिल कर चुकी है, और जितने राजनीतिक पंडित है वो मुंह के बल गिरेंगे, उनको अपना चेहरा छुपाना मुश्किल होगा उनके लिए। और वो आकलन का जो तरीका है आज भी उनका वैसा ही रहता है, उस हिसाब से उन्होंने इस टारगेट को दिया। बीजेपी के लिए दूसरी बात हो गई कि अब बीजेपी सीटें बढ़ाएगी कहाँ से। उन सीटों की अगर आप बात करें तो सबसे पहला उदाहरण आपको आंध्र प्रदेश में दिखेगा कि जहां पर वो टीडीपी के साथ गठबंधन कर रही है, 6 लोकसभा सीटों पे बीजेपी वहां पे चुनाव लड़ सकती है, 20 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ सकती है, जल्द उसका ऐलान भी होना है, तो वहां से सीधे सीधे इजाफा होगा। केरल में कम से कम एक सीट बीजेपी उम्मीद कर रही है, वो सीट है त्रिशूर की। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर बीजेपी 4 से 5 सीट बढ़ाने की उम्मीद कर रही है। तेलंगाना की बात करें तो पिछली बार 4 लोकसभा सीट थी, इस बार बीजेपी ने टारगेट तो 12 का रखा है, लेकिन ये मानकर चल रही है कि 9 से 10 सीटें तो उसे हासिल होगी ही होगी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में 5 से 6 और ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो जीत हासिल होगी। झारखंड में इस बार सुपड़ा साफ करने की कोशिश की जाएगी। मध्य प्रदेश में क्योंकि समझा जा सकता है कि कमलनाथ नकुलनाथ के आ जाने के बाद वो भी एक 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में आएंगी। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी इस बार क्योंकि जेडीएस के साथ रहेगी, तो वहां पर भी वो उम्मीद कर रही है कि सारी की सारी सीटें झटकेगी। तो जो टारगेट सेट किया गया है वो एक हद तक आप कह सकती हैं कि वो व्यवहारिक स्तर पर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एम्बिशियस टारगेट। बिल्कुल, और उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, यही आज अधिवेशन में चर्चा का विषय भी देवेंद्र रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी की तैयारी हमें नजर आ रही है, बीजेपी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी इस वक्त क्या कर रहे हैं। उनकी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो वाराणसी में पहुंच चुकी है, और यहां राहुल गांधी आज काशी विश्वनाथ मंदिर भी पहुंचे। हालांकि इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। अजय राय का आरोप यह है कि राहुल की टीम को मंदिर में कैमरा ले जाने से रोका गया। अजय राय ने कहा कि बीजेपी का हर नेता कैमरे के साथ मंदिर जाता है। अजय राय ने यह भी कहा कि अभी तक मंदिर प्रशासन ने फोटो भी रिलीज नहीं की है। तो आज काशी में है राहुल गांधी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में है राहुल गांधी, और यहां से चुनौती पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब इसका कितना फायदा राहुल गांधी को पहुंचेगा तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी जरूर फोटो को लेकर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और निश्चित अभी तक जो फोटोज के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप देखे होंगे इसके पहले ये चाहे भाजपा का कोई नेता आता है उसमें सब कैमरा अलाउड करते हैं, सारे कैमराज अंदर जाते हैं, यहाँ का प्रशासन अंदर अलाउड करता है। इवन छोटे से छोटे भी नेता भाजपा के जाएंगे तो उनके सारी फोटोज आते हैं। राहुल जी के साथ कैमरा को अलाउड पहले कर दिया था, निरस्त कर दिया, मना कर दिया, और अभी तक वहाँ से कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि मंदिर पूरा अधिग्रहण है, उनके अधीन है, उन्होंने कोई फोटो अभी तक जारी नहीं किया है। तो एक फोटो को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। वहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जब काशी में पहुंचे तो अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, इसके बाद गुदौलिया में राहुल ने जनसभा की, रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। काशी में करीब 8 घंटे तक राहुल गांधी रहेंगे और फिर यहां से भदोही निकल जाएंगे। 8 दिन यूपी में राहुल गांधी का सफर है और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश है। अपना दल कमेरावादी की लीडर पल्लवी पटेल काशी में राहुल के साथ खड़ी है।
हैं। प्रयागराज में स्वामी प्रसाद मौर्य राहुल का वेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर एसपी के नाराज लीडर राहुल के सपोर्टर क्यों बने हुए हैं? क्या इसका असर इंडिया अलायंस पर पड़ सकता है? राहुल की इस यात्रा से यूपी में कांग्रेस को हासिल क्या होगा? और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले यूपी में फिलहाल कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है, वो भी रायबरेली की। तो अगले चुनाव में ये नंबर ज्यादा होगा या कांग्रेस का यूपी से फाइनल सफाया हो जाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज राहुल गांधी जिस तरीके के हुंकार भरते हुए राहुल जी नजर आ रहे हैं वाराणसी में, काशी में, इससे कांग्रेस क्या हासिल कर पाएगी, क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की राहुल गांधी की यात्रा है वो अलग अलग जगहों से गुजरेगी। वाराणसी के बाद भदोई है, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, अमेठी, रायबरेली है ही। तो देखिए, जो एक ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं एकदम सोए हुए हैं, वो बिल्कुल कुछ काम कर नहीं रहे हैं, तो उनसे ऐसी यात्राओं से या फिर ऐसे जब नेता पहुंचते हैं तो उससे थोड़ा बहुत जो उनका मनोबल है वो तो उठता ही है। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे थे कि वो मंदिर गए और वहाँ पर जो है उनको कैमरा नहीं ले जाने दिया, देखिए फिर दोनों तरह से बातें हो सकती हैं। क्या आपने जो काशी में जो मस्जिद का विवाद है, कांग्रेस ने उस पर क्या कोई ऐसी टिप्पणी की जो कि जो हिंदू पक्ष है उसको लगे कि कांग्रेस जो है उनके पक्ष में कुछ बात करती है? आपने नहीं की। तो आप ये एक्सपेक्ट भी क्यों करते हैं कि काशी विश्वनाथ का जो पूरा जो उनका वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देगा, जब आप उनके मुद्दों को, जो उनके मन के करीब मुद्दे हैं, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, और फिर आप ये भी चाहते हैं कि वो पक्ष जो है आपके सामने झुका रहे? तो ऐसा तो नहीं होगा। या तो आप उन मुद्दों पे बात करिए जो कि हिंदू पक्ष जो है, जिसको सच में अपने मन में लिए बैठा है और उसको लगता है कि ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए, उस पर अगर कांग्रेस बात नहीं करेगी तो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट की भी सोचना नहीं चाहिए। एक सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है, रायबरेली की। सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब इस सीट से कौन चुनावी मैदान में होगा ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। अभी जो सूरत हाल है और जिस तरीके से राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं, हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें कांग्रेस इजाफा कर सकती है या फिर जीरो पर आ सकती है यूपी में? नहीं, उत्तर प्रदेश में आप सीटें बढ़ाने की पूछ रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सीट अपनी एक है, एक वो सीट बचा ले, ये बड़ी बात होगी। और वैसे तो मंदिर में फोन ले जाना सामान्य सबके लिए अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ, वीआईपी दर्शन के लिए जाते हैं तो उनकी फोटो आती है। कई बार वो कुछ साथ में लोग होते हैं वो फोटो ले लेते हैं, नहीं तो आमतौर पर जो काशी विश्वनाथ धाम का जो न्यास है उनकी तरफ से फोटो जारी होती है। अब ये तुरंत ही ये वितंडा खड़ा करना, और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि फोटो क्यों नहीं लेने दिया गया। मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल ले लेने देते, क्योंकि फोटो भर ले लेने देते तो राहुल गांधी कहते हैं ना कि धर्म तो निजी चीज है, ये तो आस्था का विषय है, इस पे तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक विषय है नहीं, तो फोटो जारी करने को लेकर इतनी चिंता क्यों है? और शायद ये जिसको कहते हैं ना कि विवाद करके जहां पहुंचेंगे उसके बाद ये सवाल भी खड़ा होगा कि जो श्रृंगार गौरी का मसला है, जो ज्ञानवापी का मसला है, उस पर कांग्रेस पार्टी की राय क्या है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल अगर दूसरे वीआईपी को फोटो लेने दिया जा रहा है तो राहुल गांधी को भी फोटो लिए देना चाहिए और थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। हो सकता है कि काशी विश्वनाथ धाम की तरफ से जो प्रशासन है वो जारी कर दे। जहां तक सीटों की बात है तो एक यात्रा या किसी एक कहें कि छोटे से एक 2 दिन 4 दिन या 6 दिन में आप घूमेंगे, उससे कोई राजनीतिक जमीन तैयार हो जाएगी, ऐसा दिखता नहीं। अगर ऐसा होता तो सबको भूल गया है, लेकिन मैं याद दिलाता हूं, देवरिया से दिल्ली चली थी खाट यात्रा, पूरी ही नहीं हो पाई। प्रियंका गांधी वो प्रयागराज से चली थी कि नाव से चलेंगे रास्ते रास्ते, पूरी ही नहीं हो पाई। उन्होंने कहा था कि हम लखनऊ में घर में रह जाएंगे, वहीं रुकेंगे, शीला कौल के घर पे थोड़ा सफाई पुताई वगैरह शुरू हुई, हो ही नहीं पाया। सवाल यहां यह है कि क्या सचमुच फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी भरोसा दे पा रहे हैं? उसका जवाब ना में आता है। ठीक है, निश्चित तौर पर कोई यात्रा होगी तो उससे लाभ ही होता है। राहुल गांधी की यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो भले गठजोड़ टूटता जाए लेकिन कुछ तो उनका कार्यकर्ता उत्साहित होगा। अब लेकिन वो सीटों में बदल पाएगा ये मैं दूर दूर तक नहीं मानता। अपनी सीटें बचा पाए ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब देखिए समीर जी, मंदिर जाने को लेकर, फोटो ना लेने को लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि हमें फोटो क्यों नहीं लेने दिए गए। लेकिन आपके जो साथी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उसको लेकर आप क्या जवाब देंगे, जो लगातार सनातन को लेकर, मंदिर को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर सवाल उठाते रहते हैं और खुद समाजवादी पार्टी से भी नाराज चल रहे हैं?
देखिए, तो राहुल गांधी के फेवर में कांग्रेस तो चाहती है कि इस तरह के लोग उनके पार्टी के साथ जुड़े। और जब देखिए सनातन का मामला आया तो सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, बिहार में लालू पार्टी के जो मंत्री रहे उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर शब्दों का इस्तेमाल किया था। स्टालिन के बेटे ने तमिलनाडु में किस तरीके से सनातन धर्म के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये सब इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल रहे हैं और तब भी कांग्रेस ने इस बात में कोई विरोध दर्ज नहीं किया था। तो मुझे लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कांग्रेस को कोई बहुत आपत्ति नहीं होगी कि सनातन धर्म, हाँ कांग्रेस उनको इससे जरूर ले सकती है कि वो पिछड़े के नेता है, अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। तो सब जब नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं तो कांग्रेस को बताने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए कि दो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं दूसरे पार्टी के। और मुझे लग रहा है अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के अंदर शामिल हो गए। अनुप्रिया पटेल की जो बहन है पल्लवी पटेल, जो विधायक है समाजवादी पार्टी के टिकट पर, उसने तो अभी अखिलेश यादव के खिलाफ काफी गुस्सा जाहिर किया था कि किस तरीके से राज्यसभा लोगों को भेजा है और किस पीढ़ी की अखिलेश यादव बात करते हैं। मुझे लगता है वो भी राहुल गांधी के साथ इस समय यात्रा में शामिल हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस तरह के दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ, लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ नहीं सकते, वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ जुड़कर अपनी राजनीति देख रहे हैं और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस को बहुत कुछ हासिल होने वाला है नहीं। और राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद 5 साल में कितने बार उन्होंने वहां पर यात्राएं की, कितनी बार अमेठी में जाकर वो लोगों से मिले, जिससे ये महसूस हो सके कि वो वापस अमेठी की जनता से जुड़ना चाहते हैं। सोनिया गांधी पत्र लिखती है तो सिर्फ रायबरेली का जिक्र करती है, अमेठी का जिक्र नहीं करती, जहां से वो 1999 की सांसद रही थी पहली बार। फिर राहुल गांधी उसके बाद वहां से सांसद बने। तो मुझे लग रहा है कि रायबरेली और अमेठी से भी अब गांधी परिवार का कोई बहुत ज्यादा भावनात्मक और पारिवारिक रिश्ता नहीं रहा। अगर यह रिश्ता बना रहता गांधी परिवार की ओर से तो राहुल गांधी किसी भी स्थिति में 2019 का चुनाव नहीं हारते और सोनिया गांधी के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि उन्हें राज्यसभा जाना पड़ता और रायबरेली सीट छोड़ना पड़ती। कांग्रेस की जो एकमात्र बची हुई रायबरेली सीट है वह 2024 में कांग्रेस हारने जा रही है। वहां से प्रियंका गांधी लड़े या राहुल गांधी लड़े या कोई और लड़े, 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मुक्त होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए काशी एक ऐसा एपिसेंटर है जिससे पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जाती है, 27 की 27 सीटों को साधने की कोशिश की जाती है और ऐसे में राहुल वहां पर पहुंचे हैं। अब कितने वोट वो जोड़ पाएंगे अपने साथ, ये जरूर देखने वाली बात है।